वेलकम टू आर एन टीचर एकेडमी में मैं बलजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम सीटेट संस्कृत पैडागोगी के टॉप 15 ऐसे प्रश्न जो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें यदि 30 नंबर का प्रश्न है, 30 प्रश्न है, एक एक नंबर का 30 प्रश्न है, तो यदि हमारी कोचिंग पे आप लगातार बने रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, तो मेरा वादा है और आपका मेहनत कि हम 27 तक पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न के तरफ। उसके बाद देखिए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हवा बना दिए हैं कि संस्कृत जो है कि बहुत कठिन है, हम जो है कि नहीं पढ़ सकते, हम लोग की बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है। कोई यूट्यूब पे कोई बहुत कम इसकी वीडियोस आ रही हैं। तो आज के बाद लगातार हमारी वीडियो थोड़ा सा यही होगी भाई, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप लोगों के साथ कमेंट्स के माध्यम से यदि हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे, पढ़ाना, हम ऑनलाइन क्लास फर्स्ट है भी, तो क्या होगा कि उससे जो है कि हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट होगा आप लोगों को। तो पहला प्रश्न, कितारा अर्जुनीय, कितारा अर्जुनीय में क्या दिया है? कितारा अर्जुनीय में जो ये कितारा है, क्या कहते हैं कि कितारा अर्जुनीय, जैसे ये कितारा अर्जुनीय में करुणमधिपस्य, करुणमधिपस्य शब्द प्रयोग किया गया। किसके लिए किया गया प्रयोग? तो दुर्योधन के लिए किया गया, क्योंकि कितारा अर्जुनी में अगर देखा जाए तो करुणा मधिपस्य शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए किया गया, इसलिए क्योंकि एक रचना है जिसका नाम भारवी है, जो 7वीं सदी में लिखी गई। इसे संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की बृहयत्री के स्थान प्राप्त हैं, बृहयत्री में स्थान प्राप्त हैं। एक तरह से और देखा जाए तो इसमें किरात वेशीय शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा का मनोरम वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना तो समझ लिए। अब आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये आ गया स्क्रीन पे कि शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधान से कार्यान्वित, मतलब शिक्षा के जो है कि संबंधित मूलभूत का अधिकार किसके संशोधन में स्वीकृत किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है संविधानस्य त्र्यशीतितमेन परिष्कारेण, संविधानस्य षड्शीतितमेन परिष्करणेन, ये हो गया। तीसरा दिया है संविधानस्य त्रिनवतितमेन और परिष्करणेन। चौथा ऑप्शन है संविधान षड्वर्तितमेन परिष्करणेन। जो पहला ऑप्शन होगा आपका इसमें बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो शिक्षा के संबंधित जो मूल अधिकार संविधान के 93वें संविधान संशोधन में स्वीकृत किया गया था, अर्थात 93वें संविधान संशोधन में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये भी ध्यान दीजिए, 93वें संशोधन में शिक्षा के मूल अधिकार को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, इतना समझ लिए। उसके बाद नकारात्मक रचनात्मक शिक्षणेन अभिप्रायः अस्ति, मतलब इससे क्या अभिप्राय होता है? किससे? रचनात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय होता है? देखिए, इसका अर्थ निकाल लिए तो बहुत आसान है, हिंदी से भी आसान है। रचनात्मक शिक्षण से क्या, इसका अभिप्राय क्या है भाई? तो देखिए, पहला दिया है स्वपाठानुगुण विभिन्न सहायक सामग्र्या रचयन्ति, ये आपका पहला हो गया। दूसरा, छात्रा पाठ्यक्रम संग्राम विभिन्न उदाहरणी पठयन्ति, ये हो गया। तीसरा हो गया छात्रा स्वानुभवानुगुण पाठ्य संबंध शब्द पद वाक्य दीनान व्याख्यान कुर्वन्ति, ये हो गया आपका। डी,
अध्यापक कथनानुगुण शोध कार्य कुर्वन्ति। इसमें आपका ऑप्शन नंबर अगर देखें तो मुख्य रूप से सी सही होगा। क्यों कि रचना शिक्षण का अभिप्राय यह होता है कि छात्र अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा पाठ से संबंधित शब्द, पद तथा वाक्य इत्यादि की व्याख्या करता है। अपने अनुभव द्वारा छात्र जब कहा जाए शब्दों की व्याख्या करता है तो उसे रचनात्मक शिक्षण कहा जाता है। यानी छात्र स्वानुभव मतलब खुद अपने अनुभव से पाठ, शब्द, वाक्य और व्याख्या कुर्वन्ति रचना करता है और व्याख्या करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रचनात्मक शिक्षणेन। यहाँ देखिए दिया है स्वानुभव, पाठ्यक्रम, शब्दपद मतलब अपने ही अनुभव से पाठ संबंध, पाठ पद, वाक्य, नए वाक्य और व्याख्या करता है, रचना करता है, तो उसे हम रचनात्मक शिक्षण यानी रचनात्मक शिक्षण कहते हैं। अब देखिए आगे वाला, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जब बाद में नियम क्या कर रहा है? पहले ध्यान दीजिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाए बाद में नियम, यह सूत्र है। पहले उदाहरण बाद में नियम, यह शिक्षण सूत्र है। किसकी तरफ? अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो यदि आप देखिए अनुभव से तर्क की ओर तो हो नहीं सकता। अब आ गया बी को देखते हैं। बी शायद कुछ हद तक सही है, लेकिन अब देखा जाए पहले सी पूर्ण से अंश की ओर, तो पूरा से अंश की ओर तो सही नहीं है। सरल से कठिन की ओर, ये भी इस सूत्र का जो है कि नियम से उदाहरण, ये भी सही नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही होगा। क्यों कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर पहले उदाहरण देकर, ठीक, जैसे कोई सवाल है पहले उदाहरण दे दिए और फिर बाद में नियम बनाए जाते हैं, तो वहाँ आगमनात्मक विधि होती है और आगमनात्मक पद्धति में विशेष के आधार पर ही सामान्य का कथन या सामान्यीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आइए तो चलते हैं आगे। इसके आगे वाला में देखिए अनुवाद विधि। अनुवाद विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है क्योंकि इसमें विषय का ज्ञान सुगमता से होता है। ये तो केवल अब विषय से संबंधित है। ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन और आदि शिक्षण के सिद्धांतों का अनुसरण होता है, ये भी देख लेते हैं। अनुवाद द्वारा वाक्य रचना ठीक से समझी जा सकती है। तो सबसे अगर देखा जाए तो अनुवाद के द्वारा ही, अगर अनुवाद करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे तो क्या होगा? अनुवाद के द्वारा रचना जो होगा हमारा अच्छे से ठीक से समझी जा सकती है। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन होगा 3, क्योंकि अनुवाद विधि देखा जाए तो भाषा शिक्षण में उपयोगी है, क्योंकि जैसे इसमें अनुवाद द्वारा वाक्य रचना ठीक से समझी जा सकती है। और अगर एक तरफ और देखें तो भाषा शिक्षण की जो है कि महत्वपूर्ण विधि अनुवाद विधि कही जाती है। तो यह शिक्षण की सशक्त विधि भी कही जाती है। ये भी है, कौन सी विधि कही जाती है? सशक्त विधि भी कही जाती है। तो अब आइए निम्नलिखित तेषु किम कथनम असत्यम स्वच्छता शिक्षार्थिन ते एव ए कहने का मतलब स्वायत्त शिक्षार्थी कौन होते हैं? जो अपने सीखने से स्वयं उत्तरदायी स्वीकार कर लेते हैं। स्वायत्त शिक्षार्थी कौन होते हैं? जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए स्वयं अधिगमन स्वयं उत्तरदायी कुर्वन्ति, ये पहला ऑप्शन। अधिगमनार्थ गतिविधिनाम आयोजनम क्रियान्वयनम च कुर्वन्तम उद्यताः भवन्ति। अधिगमनस्य
एतस्य च प्रतिभावताय च निरन्तरं समीक्षा कुर्वन्ति। केवलम् अनुमोदित पुस्तकानि एवं सूत्रोणि स्वीकृतेषु प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि अधिगच्छति पुरेच अध्ययन भवति। अगर केवल हम देखें कि अनुमोदित पुस्तकानि स्रोतिन, अगर किसी एक पे केवल हम फोकस करें तो ये सही नहीं है, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, चौथा गलत होगा। अब देखिए तीसरा और चौथा और पांचवा, यदि इन तीनों को देखा जाए तो इसमें जो है कि हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि स्वायत्ता शिक्षार्थी अगर देखा जाए तो वे होते हैं जो स्वायत्ता यानी खुद अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं। ठीक है, वे स्वायत्ता छात्र होते हैं, वे अपने अधिगमन के लिए स्वयं उत्तरदायी मानते हैं। स्वायत्ता मतलब समझिए खुद, वो खुद उत्तरदायी अपने आप को मानते हैं। प्रभावी अधिगमनाय छात्रा कीदृशा भवेषु जिज्ञासा सक्रिय च आज्ञाकारी परीक्षाकृते सज्जिता मौन व्रतधारिता निष्क्रिय च। इसमें क्या हो गया, सबसे पहले देखिए कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए प्रभावी अधिगम के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए भाई, क्या होता है? तो सबसे पहली बात देखिए, मौन तो होगा नहीं, परीक्षा होगा नहीं, आज्ञाकारी से नहीं होगा, केवल आज्ञा से होगा नहीं, उसमें जिज्ञासा, उसकी अंतरात्मा क्या कर रही है, वो सक्रिय है कि नहीं, बालक तैयार है कि नहीं, तब ये आगे हो पाएगा प्रभाव अधिगम। इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, प्रोफेसर यशपाल मिति द्वारा भारम विना अधिगमनम इतो नाम्नि प्रतिवेदने कनिश्चित अनुशासनेन कृतानि निम्नलिखित किम अनुशासन च। यानी कह रहा है कि लर्निंग विदाउट वर्डन। उसमें देखिए क्यों क्या कह रहा है प्रोफेसर यशपाल वाले प्रश्न में कि इसमें प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा बिना भार के अधिगम के जैसे सीखने के बारे में बता रहा है कि वो कैसे मतलब किया जाएगा। तो इसमें जो है कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? देखिए मात्रा न्यूनी प्रतिबंध और न, मतलब ये तो पहले नहीं हो गया, ये प्रतिबंध तो रोक दिया, हम किसी को रोक नहीं सकते। ये मात्रा न्यूनतम तो भाई जो है कि है। फिर बी क्यों से होगा कि जैसे मान लीजिए कि प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा बिना भार के अधिगम सीखना, इस भाग से प्रतिवेदन दिया है जिसमें कुछ अनुशंसाएं प्रदान की गई है। इनमें से निम्नलिखित अनुशंसा नहीं सम्मिलित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित और मनोरंजन पूर्ण होता है। अब प्रवाह का अब क्या आ गया आपका प्रवाहक। तो हम चलते हैं प्रवाहक की तरफ। प्रवाहक ऐसे कर लीजिए, प्रवाहक एकादशवादने पत्रं वितरितवान् पत्रवाक्येन एकादशवादेन पत्र वितरणम् उपरि दत्तोद्योः वाक्योफिदं स्पष्टीकृत छात्राणाम् अध्ययनार्थम् उपयुक्तमस्ति। इसमें सही क्या होगा? पहला दिया क्रियापद परिवर्तनम कर्तरी प्रयोगावश्य, सी पद प्रयोग प्रभेद, डी नामपद कर्मपदस्य च स्थानम वाक्य
दियो और नियोजनम। तो इसमें होगा अगर देखा जाए तो हमारा सी। क्यों? देखिए पद प्रयोग क्यों होगा कि प्रवाहक, ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रवाहक एकादशवेन पत्र वितरितवान पत्रवाहकेन एकादशवादेन पत्र वितरीन। क्यों? क्योंकि ऊपर दिए गए वाक्यों में अगर जो हम दो वाक्य जो पढ़े हैं अभी उसको देखें तो वेद में स्पष्ट करने के लिए छात्र के ज्ञान के लिए क्या है कि पद प्रयोग प्रबोध प्रयुक्त होता है, अर्थात दोनों में पद के प्रयोगों में क्या है, भिन्नता है। ठीक, जो दोनों वाक्य ऊपर दो दो नीचे, इन दोनों के पद के प्रयोग में क्या है, भिन्नता है। इसलिए ऑप्शन सी होगा हमारा सही। अब एनसीएफ 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जन मान्यते। पहला शास्त्रीय भाषा, दूसरा द्वितीय, तीसरा मात्रीय, चौथा यानी डी ऑप्शन तृतीय भाषा। तो क्या मानेंगे उसमें हम? तो कहीं भी देखिए सबसे पहले हम कहीं देखें तो जो अभी ट्रिक किए थे हम, सी सही होगा। सही इसलिए होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कल्पना द्वारा चिंतन एवं, जैसे चिंता और साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन करना, ये तो पहले से था एनसीएफ 2005 के अनुसार कि कल्पना कीजिए, चिंतन कीजिए और ज्ञान के द्वारा साक्षरता के द्वारा ज्ञान अर्जन कीजिए। तो अर्जन करना मातृभाषा के अंतर्गत समाहित होता है। तो मातृभाषा हमारी क्या होगी, सही होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब आगे भाषा के अर्जन, भाषा भाषा अर्जन आवश्यक, भाषा अर्जन के लिए क्या आवश्यक है? तो देखे होंगे कंठस्थीकरण, मातृभाषा ज्ञानावगमनस्य क्रममेकं विद्यार्थिषु, दूसरा कंठस्थीकरणम तथा अवकाश पदानां प्रयोग, व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोगः तथा पदानां कंठस्थीकरणम। तीसरा दिया है मातृभाषायाः तदा द्वितीय भाषायाः अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्कस्य और अंत समानार्थ निर्दिशति। तो इसमें हमारा देखिए डी सही होगा। क्यों? मातृभाषा पहले भाषा अर्जन, उससे बताया भी कि बताए कि भाषा अर्जन में जो है कि मातृभाषा द्वितीय भाषा होगा, उन्होंने बताया ना कि मातृभाषा का जहाँ भी हो उसको पहले ट्रिक करें, क्योंकि भाषा अर्जन अथवा आ जाए कि भाषा के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि मातृभाषा का ज्ञान होना तथा द्वितीय भाषा का भी ज्ञान होना अवगमन क्रम मानव मस्तिष्क के लिए सन्निहित होता है, अर्थात उसे समझ सकने की जो मानव मस्तिष्क के अंतर्गत निर्दिष्ट करता है। तो अब देखिए भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां संकेत करती है कि भाषा किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, ये तो भाई कह नहीं सकते हम। सीखने का किसी भी स्तर संवेग तत्व से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। सीखना मूलतः मानसिक क्रिया, ये भी गलत है। तब तीन गलत है तो यार एक तो सही होगा, चौथा ज़्यादा खोजने की बात नहीं है। क्यों सही होगा? कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, समझिए, और अगर कहें तो विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, ठीक है, तब हम कहेंगे कि भाषा सीखने के संदर्भ में सही कथन है ये ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन, इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारी वीडियोज़ हैं जिनको आप देखिए जो आपके लिए लाभप्रद होगी। तो देखिए
भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें डायरेक्ट निगेटिव देखना यार। तो देखेंगे तो सबसे पहले भाषा अधिगम उद्देश्य का रोजगार प्राप्त करना। जो हम भाषा सीखते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है क्या कि हम रोजगार प्राप्त करें। आप ध्यान दीजिए, इसका उद्देश्य तो होता नहीं कि रोजगार प्राप्त करें, यानी ये पहला गलत है। इस क्वेश्चन सबसे ये पहला सही है, लेकिन नीचे देखें कि और कुछ है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुलता बल जो जाता है, ये भी कुछ सही है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश आवश्यकता होती है, भी सही है। भाषा अधिगम के लिए प्रयत्न साध्य होता है, जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, ये भी सही है। तो हमारा ये विकल्प पहला एक गलत इसलिए है कि भाषा अधिगम का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आइए, अब वीडियो समाप्त हुआ, फिर कल मिलेंगे इसी समय। सीटेट संस्कृत पेडागोजी 20 के टॉप के 15 ऐसे ट्रिक्स क्वेश्चन कल लेकर फिर आएंगे। बीके सर आर्यन टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए।